दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, यह कामना कम से कम संसद के ठीक सामने खड़े होकर तो की ही जा सकती है, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास को अगर आज़ादी के बाद से पलटना शुरू कीजिएगा तो हमारे पीछे वही संसद है जिसमें 1947 से लेकर 2019 तक, 19 ना कहिए 2014 तक ले चलते हैं आपको, इसी संसद के भीतर लगभग 1274 बार किसानों को लेकर चर्चा हुई है। इस देश के भीतर में 1947 के बाद से 2000 तक यानी 21वीं सदी की शुरुआत से पहले तक लगभग 56 आंदोलन हुए। इस 56 आंदोलन के दौर में बार बार इसी संसद के भीतर में बहस आई और जो भी प्रस्ताव लेकर चर्चा की शुरुआत की गई उसका दूसरा सच यह भी है कि जो सबसे छोटा कोरम होता है पार्लियामेंट के भीतर, जहां 15% सदस्यों की मौजूदगी होनी चाहिए, उस 56 प्रस्ताव के दौर में लगभग 28 प्रस्ताव ऐसे थे जिसमें 15% सदस्य भी इस पार्लियामेंट के भीतर बहस के दौरान मौजूद नहीं थे। आपके जहन में आ सकता है क्या वाकई ऐसी स्थिति है जहां पर संसद की कोई रुचि इस देश के किसानों को लेकर नहीं है? और इस देश में आज़ादी के बाद से जब पहली बार 1 महीने से ज़्यादा दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, इन किसानों का सच क्या ये है कि पार्लियामेंट मौजूदा वक्त में इसलिए पोस्टपोन कर दी गई कि दरअसल किसानों पर बहस ना करनी पड़े। इसी पार्लियामेंट के भीतर किसानों को लेकर जो कानून बनाया गया उस पर दोबारा से चर्चा ना करनी पड़े, एक दबाव आ जाएगा। हमें लगता है कि आज एक ऐसी जगह पर हम खड़े हैं जहां पर एक राजनीतिक इतिहास पन्नों में नहीं बल्कि दस्तावेजों में कैद है। अगर इधर पार्लियामेंट है तो दूसरी तरफ आप देखिए, यहां पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। यहां पर बहुत बार बाबू जगजीवन राम, जिस समय वो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी वो यहां प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचते थे जो साउथ ब्लॉक में ही मौजूद है। कृषि भवन से यहां तक की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की, और अक्सर जगजीवन राम पैदल ही निकल कर आ जाते थे। वो दौर भारत में हरित क्रांति का था और उस वक्त जगजीवन राम जी ने एक सवाल उठाया था, जिन प्रदेशों में हरित क्रांति होगी वह प्रदेश इस देश को कम से कम अनाज तो दे पाएंगे, लेकिन क्या आने वाले वक्त में हमारी व्यवस्था ऐसी बन पाएगी जिस व्यवस्था के तहत जो किसान पीढ़ियों से इस देश को अनाज देते आया है, हरित क्रांति के बाद हम उस जमीन की उर्वरा को, उस जमीन के नीचे भूजल को और खेती में लगने वाली लागत से ज़्यादा मूल्य दे पाएंगे क्या? ये प्रस्ताव कोई सोचिए आज का नहीं है, हम आपसे 60 के दशक का जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद वही प्रस्ताव वहाँ से निकलकर नेहरू जी के दौर में, उसी के बाद लाल बहादुर शास्त्री के दौर में, उसी के बाद इंदिरा गांधी के दौर में इसी पार्लियामेंट में उस पर चर्चा होती है। इस देश के भीतर में संवैधानिक तौर पर यह बार बार कहा गया कि कृषि इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से राज्यों के मातहत ही दे दी जाए। लेकिन हमें लगता है इतिहास के पुराने पन्नों को पलटते हुए आप तुरंत नई स्थिति में आ जाइए जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस देश के कृषि मंत्री शरद पवार हुआ करते थे। उस वक्त एक ऐसी स्थिति आई कि करोड़ों रुपए का गेहूं बाहर से मंगाकर एफसीआई के गोडाउन्स में न सिर्फ रखना पड़ा बल्कि इस देश के व्यापारियों ने भी सस्ते में अनाज खरीदा और उसको महंगे में एफसीआई को बेचा। यानी घपले घोटाले की परिस्थिति 21वीं सदी भी किसानों को ठगने के नाम पर हुई है। और यही से ये सवाल निकलता है, क्या मौजूदा वक्त में एक ऐसा सफर भारत ने जब इस देश की अर्थव्यवस्था के मातहत एग्रीकल्चर को लेकर तय किया तो आज यह स्थिति आ गई कि किसी भी हालत में पार्लियामेंट किसान के मुद्दों पर बैठने को तैयार नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री किसानों से सीधे संवाद करने की स्थिति में नहीं है। इस देश के कृषि मंत्री छोटे छोटे गुटों से संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र करने लगे हैं कि हाँ, इस देश का किसान तो चाहता है कि हम जो करते हैं वह ठीक होता है। तो फिर उसके बाद लौट चलिए अब अतीत के उन 3 पन्नों में, जिसमें एक जिक्र महात्मा गांधी का है, दूसरा जिक्र इस देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है और तीसरा जिक्र इस देश के उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल का है।
तीनों ने अपने अपने दौर में इस देश के भीतर में किसानी को लेकर जो 3 सवाल सबसे बड़े खड़े किए थे, वह सीधे सवाल मौजूदा वक्त में आकर ठहर जाते हैं। और शायद इस सच को देखने की स्थिति में मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं होंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी नहीं होंगे। और बार बार जो किसानों को बुला के बातचीत की जा रही है और उसमें 2-3 संवेदनापूर्ण तरीके से बातों को रख के ये कहा जा रहा है, आपको मूल्य मिल जाएगा, आपको लागत से ज़्यादा मूल्य मिल जाएगा, आपकी मंडियां बरकरार रहेंगी। तो महात्मा गांधी ने जिन जिक्र किसानी को लेकर मंडियों का किया, सरदार पटेल ने जिन बातों का जिक्र लागत को लेकर किया, राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले किसानों को लेकर जो सवाल उठाए, वह 3 सवाल बहुत साफ थे। क्या इस देश में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की आय जिस लिहाज से बढ़ती है, क्या किसानों की आय उस लिहाज से बढ़ाने की स्थिति में हम आ पाएंगे? इस देश के भीतर में जो सस्ता अनाज पीडीएस सिस्टम, जो हालांकि वो लाल बहादुर शास्त्री के दौर में बनाया गया, लेकिन उस वक्त जो सस्ता अनाज दिया जाता था, क्या सस्ता अनाज से आगे निकलकर हम इस देश में ऐसे लोगों को खड़ा कर पाएंगे जो गरीबी की रेखा से नीचे है, लेकिन उनके पास इतना पैसा हो कि वो बाजार से जाके अनाज खरीद सके? और तीसरा सवाल, अगर इस देश के भीतर में हर कोई बाजार से अनाज खरीद पाने में सक्षम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ के किसानों को आप बाजार में शामिल कर सकते हैं, यानी तब सीधे किसान अपने तौर पर खुले बाजार में अनाज बेचेगा। यह जिक्र सोचिए 50 और 60 के दशक का है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश की स्थिति क्या है? 1947 के बाद से 1965 तक जब पीडीएस सिस्टम आया नहीं था, उस पीरियड में जितनी बड़ी तादाद में इस देश में गरीब हुआ करते थे, इस देश के भीतर में जितने बीपीएल परिवार थे, 1965 में जब राशन दुकानों से उन्हें जोड़ा गया, उसकी तुलना 2020 में जब हम करते हैं तो लगभग 4 गुना ज़्यादा लोग मौजूदा वक्त में इस देश की राशन दुकानों से जुड़े हैं। उस वक्त जो भारत की जनसंख्या थी उसकी तिगुना कर दीजिए, यानी लगभग 31 करोड़ लोग थे, और आज की तारीख में सरकार खुद मानती है कि हम 80 करोड़ को सस्ते में अनाज दे पाने की स्थिति में, या इस महामारी के दौर में मुफ्त में अनाज दे पाने की स्थिति में आए हैं। तो इस देश का सच क्या है? क्या इस देश का सच ये संसद है, या इस देश का सच इस तरफ जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है और उन दोनों के बीच से गलियारा निकलकर जो पीछे की तरफ जाता है राष्ट्रपति भवन है, क्या वो है सच? या इस देश का सच ये है कि इस देश में रहने वाले लोग, उनकी जरूरतें संविधान में दर्ज जो उनके हक हैं, महात्मा गांधी ने जिन बातों को जोर जबरदस्ती के साथ प्रियम्बल्स में शामिल कराया और इस बात का जिक्र किया, ये संविधान कहीं ऐसा ना लगने लगे कि ये कागज का पुलिंदा है जिसमें सत्ता जैसे मन चाहे वैसे करे। इसीलिए पहला ड्राफ्ट महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को ये कहकर लौटाया था कि इसमें कहीं गरीबों के हक का जिक्र होना चाहिए। भरोसा जब पहले भाषण में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उसके बाद जो पहला भाषण था, उन्होंने क्या जिक्र किया था? उन्होंने बताया था बस्तर के लोग हों, बुंदेलखंड के लोग हों, पलामू के लोग हों, इस देश में गरीब से गरीब शख्स क्यों ना हो, संविधान में उसकी जगह निर्धारित की गई है। जो पहला भाषण अपने तौर पर इस देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने दिया, जिस समय वो रियासतों से लड़ रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था रियासतें यह ना सोचें कि उनके पास पूंजी है और सेना है तो वो जैसे मन चाहे वैसे करेंगे। ये देश गरीब गुरबों से बना है, यह देश यहाँ के नागरिकों से बना है, हमें उसको जोड़ना होगा। और वह इस देश में मौजूदा वक्त में, देश जब आज़ाद हुआ है तो नेहरू की अगुवाई में जो राष्ट्रीय सरकार बनी है, जिसमें सारे राजनीतिक दलों के नेता मंत्री बनाए गए हैं, उनके साथ खड़ी होगी। और तो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फर्स्ट मिनिस्टर थे, जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या कहें जो कि फसल को देख रहे थे कि इस देश के भीतर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उनके भीतर भी ये सवाल था कि इस देश में किस तरीके से अनाज को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। और हर ड्राफ्ट में तकरीबन आपको 16 ड्राफ्ट ऐसे मिलेंगे। पहला ड्राफ्ट 1955 का, दूसरा ड्राफ्ट 1965 का, जब युद्ध के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था तब का, तीसरा ड्राफ्ट 1972 का, जब गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दे रही थी,
उसके बाद चौथा ड्राफ्ट जो आपको नज़र में आएगा वो मोरारजी देसाई का था। पांचवा ड्राफ्ट आपको नजर में आएगा जिस वक्त इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी थी और उन्होंने आरोप मोरारजी देसाई सरकार पर लगाया था कि ये गरीब गुरबों को नहीं देख पा रही है। तब भी किसानी और गरीबी का जिक्र था। उसके बाद राजीव गांधी ने भी जिक्र किया, वीपी सिंह भी संयोग से बहुत कम देर रहे, उन्होंने भी जिक्र किया, और चंद्रशेखर तो बहुत ही कम दिन प्रधानमंत्री रहे। उस 4 महीने के कार्यकाल के दौर में भी उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया था इसी पार्लियामेंट के भीतर में, इस देश का सोना चाहे गिरवी रख दिया गया हो, लेकिन उन्होंने इस पार्लियामेंट के भीतर सवाल किसानों को लेकर उठाया था। और उसके बाद जब वो पूरे भारत भ्रमण पर निकले थे प्रधानमंत्री से हटने के बाद, और इसी पार्लियामेंट में जब वो भाषण देने आए थे, तो उन्होंने कहा था ये देश किसानों से चलता है, यह देश यहाँ के उन गरीब नागरिकों से चलता है, यह देश दरअसल बीपीएल परिवारों से चलता है, यह देश की जीवंतता को देखना है तो आपको इस पार्लियामेंट से निकलकर इस देश के कोने कोने में जाना होगा। कल्पना कीजिए यही बात अपने तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दोहराई थी। मनमोहन सिंह के दौर में तो फूड सिक्योरिटी बिल तक लाया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उसके लिए हम बजट भी निर्धारित करेंगे। लेकिन फिर यही बात, जब एक ऐसा सफर रहा है और आज़ादी के बाद इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने ऐसा सफर किया है जिसमें उन्हें इस देश की चिंता इस बात को लेकर थी कि कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, हर नागरिक और किसान के घर में 2 जून की रोटी मुहैया कराने की स्थिति में सरकार आ जाए, तब ये सरकार आंखें मूंद रही है, तब ये अपने कानून